बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब बार काउंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी की तरफ से तमाम दोस्तों को, ऑनलाइन जितने दोस्त मौजूद हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उनको खुशामदीद। आज लॉग ऐड की सीरीज़ के अंदर ट्रेनिंग के लिए जो अपकमिंग और कल लॉग ऐड का इम्तहान हो रहा है, उसके लिए आज हमारा 4th और फाइनल लेक्चर है, जो कि सिलेबस के अंदर नई चीज़ें जो ऐड की गई हैं। पुराने लेक्चर्स तो तमाम दोस्त जानते होंगे, ऑलरेडी लीगल एजुकेशन कमेटी के पेज के ऊपर मौजूद हैं। सिलेबस जो ओरिजिनल पहले से कैरी ओवर हो रहा था, वो वीडियोस भी मैं आप तमाम दोस्तों को देखने के लिए कहूँगा। और नई एक जो इंट्रोडक्शन हुई है, और आपकी और शायद हमारी भी खुशकिस्मती ये है कि हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर इंटरनेशनल लॉ, जिसके पहले 5 नंबर थे, पहले 10 नंबर थे, उसको घटाकर अब 5 नंबर कर दिया गया। और सिलेबस अगर आप पिछली दफ़ा के लॉग ऐड में देखेंगे तो एक पूरी की पूरी किताब जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, 1000 सफ़े की, वो रिकमेंड की गई थी। लीगल एजुकेशन कमेटी पंजाब बार की रिकमेंडेशन के ऊपर सिलेबस को बहुत आसान कर दिया गया है इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, और सिर्फ 2 स्टैट्यूट्स यूएन के और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इंट्रोड्यूस करा दिए गए हैं, और उसके ऊपर, उसके एक हिस्से के ऊपर आज इंट्रोडक्शन देंगे। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे लेक्चर्स अभी तक जितने भी हुए उनमें से सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और PhD हैं, डॉक्टर मज़हर इलाही बैरिस्टर एट लॉ भी हैं। और एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, और मेरी खुशकिस्मती है और मेरे लिए क्वेश्चन ऑफ प्राइड है, उस्ताद का एक रिश्ता शायद वो अकेला रिश्ता है कि लोगों को, बंदे को इस चीज़ के ऊपर खुशी होती है कि उसका शागिर्द उससे आगे निकल गया। मज़हर इलाही साहब हमारी खुशकिस्मती थी, कई ह्यूमन एसोसिएट्स हमारे चैम्बर के अंदर से हैं, और हमारे आज भी हम इनको अपने चैम्बर का कंसिडर करते हैं। और डिग्रियों के अंदर मज़हर भाई हमारे से मीलों आगे निकल गए हैं, और इनका एक्सपीरियंस इंटरनेशनल भी है, पाकिस्तान में भी है, पॉजिटिवली यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में एक एक्सेलेंट बंदा जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म का, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान डॉक्टर मज़हर इलाही साहब मौजूद हैं, बैरिस्टर एट लॉ। वो आज लेक्चर देंगे तमाम दोस्तों को इंटरनेशनल लॉ के ऊपर। शुक्रिया सर फॉर लॉ ऐड। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को सबसे पहले खुशामदीद। आज का लेक्चर चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेगा, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असम्बली एंड जो चार्टर के पर्पसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले मैं ये आप लोगों को बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है, इसके कुल 19 चैप्टर्स हैं और 111 आर्टिकल्स हैं। चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बाय एग्रीमेंट बनाई गई। इसका जो मेन मकसद था वो मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी था, और उसके साथ फ्रेंडली रिलेशंस नेशंस के दरमियान में तरवीज देने के लिए इसको बनाया गया, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर, जिसके लिए कि मुख्तलिफ एजेंसीज़ यूनाइटेड नेशंस की बनाई गई हैं जो कि हेल्थ को भी डील करती हैं। मिसाल के तौर पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन राइट्स के ऊपर डिफरेंट कमेटीज़ हैं जो कि वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिका मुख्तलिफ औकात में, जैसे यूनाइटेड नेशन फॉर रेफ्यूजीज़ है, उसका एक डिपार्टमेंट जो कि रेफ्यूजीज़ के साथ डील करता है। इस मकसद के लिए ये बनाई गई थी। MCQs में आप लोगों को पर्पसेस के ऊपर सवाल आ सकता है, जिसका के क्रक्स आप लोग स्लाइड के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो हैं वो इक्वालिटी के ऊपर बेस हैं। सारी सॉवरन स्टेट्स को इक्वल तस्वर किया जाता है, और फुल ऑब्लिगेशंस है अंडर द चार्टर इन गुड फेथ के तमाम रियासतें एक दूसरे के साथ ताउन करेंगी, और इंटरनेशनल डिस्प्यूट उनके आपस में जितने भी हैं उनको सेटल करने की कोशिश की जाएगी पीसफुली, और एक दूसरे के अगेंस्ट यूज़ ऑफ फोर्स को और किसी की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को, इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा।
तमाम की तमाम जो ममालिक हैं, जो मेंबर स्टेट्स हैं, उनके लिए ये लाजिम है कि वो यूनाइटेड नेशंस के साथ ताउन करें इसके पर्पसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। और ये कदगन भी लगाई गई है कि किसी मुल्क के डोमेस्टिक एंड इंटरनल मैटर्स के अंदर, अफेयर्स के अंदर किसी भी किस्म का इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। ओरिजिनली जो मेंबर्स थे इसके यूनाइटेड नेशंस के, वो तो वही थे जिन्होंने इनको 1 जनवरी 1942 को साइन किया एंड रेटिफाई किया। न्यू मेंबरशिप्स इसके अंदर आ सकती हैं जो कि जनरल असेंबली डिसाइड करती है। उसके बाद सस्पेंशन भी हो सकती है और एक्सपल्शन भी हो सकती है ऑफ द मेंबर्स, और ये तमाम काम जो है जनरल असेंबली करती है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल की मज़ीद तफसील आगे आएगी। न्यू मेंबरशिप, सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप एंड एक्सपल्शन ऑफ मेंबरशिप्स के लिए जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के ऊपर इक़दाम करती है। जनरल असेंबली के कुल ऑर्गन्स 6 हैं, जिनमें जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के तहत इसके ऑर्गन्स में जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आते हैं। इसकी कंपोजिशन में आज के तारीख़ में 193 ममालिक हैं और इसमें फ़लस्तीन एंड होली सी को सिर्फ एक ऑब्ज़र्वर स्टेट की हैसियत हासिल है। इसके फंक्शंस एंड पावर्स में ये आता है कि ये डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चन एंड मैटर जो कि पूरे यूएन चार्टर के तहत आते हैं, और ये अपने ऑर्गन्स की पावर्स एंड फंक्शंस को भी डिटरमिन कर सकता है। ये जनरल असेंबली में मेक recommendations to the member states, security council or both, except when the security council has taken cognizance of dispute unless security council asks for the same. आर्टिकल 14 में जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन एंड डिसआर्मामेंट को डिस्कस किया गया है, और इसके अंदर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बात की गई है कि उसको किस तरह से मेंटेन किया जाएगा। और जनरल असेंबली जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की अटेंशन भी ड्रॉ कर सकती है किसी भी ऐसे मामले के ऊपर जो कि एंडेंजरिंग इंटरनेशनल पीस है। उसके बाद आर्टिकल 13 है जो कि कहता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च के इक़दामात किए जाएंगे इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए, पॉलिटिकल फील्ड्स में, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशन एंड हेल्थ के फील्ड्स में, ह्यूमन राइट्स के मामलात में, और फंडामेंटल फ्रीडम्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑन रेस, सेक्स, लैंग्वेज एंड रिलीजन। जनरल असेंबली जो है वो रिकमेंड कर सकती है मुख्तलिफ मयर्स फॉर पीसफुल एडजस्टमेंट ऑफ एनी सिचुएशन विच इज़ लाइकली टू इम्पेयर जनरल वेलफेयर एंड फ्रेंडली रिलेशंस अमंगस्ट नेशंस। अगर जनरल असेंबली को किसी भी मामले में ये महसूस होता है कि दो ममालिक के दरमियान में कोई किसी भी किस्म का इशू है जो कि नियर फ्यूचर में इंटरनेशनल पीस को डिस्टर्ब कर सकता है, जनरल असेंबली उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। जनरल असेंबली इसके अलावा जितने भी इसके ऑर्गन्स हैं और सिक्योरिटी काउंसिल्स है उनसे उनकी रिपोर्ट को लेती है, कंसिडर करती है और अप्रूव करती है। इसके अलावा ट्रस्टीशिप काउंसिल आर्टिकल 16 में उसके फंक्शंस बताए गए हैं। ये ऐसे फंक्शन परफॉर्म करेगी जो कि यूएन चार्टर में दिए गए हैं, और उसके अलावा ये ट्रस्टीशिप एग्रीमेंट को अप्रूव करेगी फॉर द एरियाज विच आर नॉट डेजिग्नेटेड एज स्ट्रेटजिक। आर्टिकल 17 में ये जनरल असेंबली बजट को अप्रूव करती है और कंसिडर करती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि MCQs से मुतल्लिक हो सकता है वो वोटिंग राइट एंड प्रोसीजर ऑफ जनरल असेंबली से मुतल्लिका कोई चीज़ पूछी जा सकती है। एक मेंबर स्टेट को एक वोट का हक हासिल है। सेकंड नंबर के ऊपर
जो तो ऑर्डिनरी क्वेश्चंस हैं उनको बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर स्टेट्स प्रेजेंट एंड वोटिंग डिसाइड किया जाएगा। अगर कोई ऐसे मामलात हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और जिसकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख सकते हैं स्लाइड के ऊपर, ऐसे मामलात में बाय 2/3 मेजॉरिटी जनरल असेंबली डिसीजन लेगी। अब ये जो लिस्ट है इट इज़ नॉट कंप्लीट लिस्ट, इसके अंदर जो जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं वो और मामलात को भी ऐड कर सकते हैं और वो डिसीजन बाय सिंपल मेजॉरिटी लिया जाएगा। तो आप ये सामने लिस्ट देख सकते हैं एंड आई कैन रीड दैट आउट फॉर यू एज वेल। recommendations with respect to maintenance of international peace and security, election of non-permanent members of Security Council, non-permanent members and permanent members कौन से, इसकी तफसील अभी थोड़ी देर में आपको बताई जाएगी, election of members of Economic and Social Council, election of members of Trusteeship Council, admission of a new member state, the suspension of rights and privileges of membership, expulsion of membership, questions relating to operation of trusteeship system and budgetary questions। ये जो पूरी लिस्ट मैंने पढ़ी है ये आज की तारीख में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तस्वुर किए जाते हैं और इसके बारे में कोई भी डिसीजन अगर जनरल असेंबली ने लेना है तो वो बाय 2/3 मेजॉरिटी लेगी। अगर कोई मेंबर जिसने के डिफ़ॉल्ट किया है ऑन फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस और उसकी जो डिफ़ॉल्ट अमाउंट है वो 2 साल की अकोमुलेटेड अमाउंट से ज़ायद है तो उसको वोट का हक जनरल असेंबली में नहीं दिया जाएगा, मां सवाए इसके कि उसके सरकमस्टांसेस बियॉन्ड रीज़नेबल कंट्रोल हैं, बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ दैट मेंबर स्टेट हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक मेंबर स्टेट में कहत साली आ चुकी है या अरसा दराज से वॉर की सिचुएशन है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस को अदा कर सके टू जनरल असेंबली, तो ऐसी सूरत हाल में जनरल असेंबली उसको एग्जेम्प्ट करने का इख्तियार रखती है, उसके डिफ़ॉल्ट को एग्जेम्प्ट करने का इख्तियार रखती है फॉर टाइम बीइंग और उसको उस मुल्क को वोट का हक दिया जा सकता है। जनरल असेंबली के रेगुलर एनुअल सेशंस होते हैं लेकिन स्पेशल सेशंस सेक्रेटरी जनरल कॉल कर सकता है अगर सिक्योरिटी काउंसिल डिमांड करे या मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस अगर इस चीज़ को डिमांड करें। दिस कैन बी एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ MCQs दैट यू मे हैव इन योर एग्ज़ाम्स। जनरल असेंबली अपना प्रोसीजर खुद गवान करती है और अपने सब्सिडरी ऑर्गन्स बना सकती है टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के ऊपर जो कि सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेट करता है। इसके 11 मेंबर्स हैं, इसकी कंपोजिशन 11 मेंबर्स पे है जिनमें से 5 मेंबर्स परमानेंट हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। 6
नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जिनका इलेक्शन 2 साल की मुद्दत के लिए किया जाता है। कंसेक्टिव टर्म अलाउड नहीं है। अगर एक मुल्क 2 साल के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रहा है तो वो इमीडिएटली अपना मुद्दत पूरे होने के बाद री इलेक्शन नहीं कर सकता। इसके अलावा जब भी किसी मेंबर का एलिजिबिलिटी देखनी है मेंबर स्टेट की कि क्या वो सिक्योरिटी काउंसिल के लिए कॉन्टेस्ट कर सकता है कि नहीं, तो सबसे अहम बात ये देखी जाएगी कि क्या उसने कंट्रीब्यूट किया है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में, और नंबर 2 ये भी देखा जाएगा कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो अराउंड द ग्लोब ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम के तमाम जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम के तमाम इलेक्टेड मेंबर्स साउथ अमेरिका से हो जाएं, अफ्रीका से हो जाएं, एशिया से हो जाएं। तो इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के असूल के तहत जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा बन सकते हैं। अब पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल जो कि सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, जो बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी काउंसिल की है, जो कि मेन फंक्शन है यूनाइटेड नेशंस का भी, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इस काम को सिक्योरिटी काउंसिल सरंजाम देती है बुनियादी तौर पर। इस बाबत ये अपनी एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट्स भी जनरल असेंबली को भेजती है और ये अपना प्रोसीजर खुद रेगुलेट करती है। इसके डिसीजंस मेंबर स्टेट्स के ऊपर आम तौर पर बाइंडिंग होते हैं और ये जो आर्म्स हैं अराउंड द वर्ल्ड उनको रेगुलेट करने के लिए भी सिस्टम बनाती है और सबमिट करती है जनरल असेंबली को, क्योंकि पीस जो है वर्ल्ड में वो बग़ैर आर्म्स की रेगुलेशन के नहीं हो सकता। मिसाल के तौर के ऊपर जितने भी बायो वेपन्स हैं इनके बारे में प्रोहिबिशन है और इस चीज़ को सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करती है, रेगुलेट करती है और जनरल असेंबली अप्रूव करती है। सिक्योरिटी काउंसिल में जो वोटिंग राइट्स हैं वो हर मेंबर को 1 वोट का हक हासिल है। किसी भी फैसले के लिए 7 अफर्मेटिव वोट्स लाजिम हैं और उनमें से जो 5 वोट हैं वो कंकरेंट उनका पॉजिटिव वोट होना चाहिए ऑफ द मेंबर स्टेट्स ऑफ द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जिसको कि आमतौर पे वीटो का हक कहा जाता है कि अगर कोई एक परमानेंट मेंबर अगर किसी डिसीजन के ऊपर कंकर नहीं करता तो डिसीजन जो है वो वीटो हो जाता है। और पार्टी टू डिस्प्यूट अगर कोई मेंबर स्टेट है तो उसके बारे में ये है कि इट शैल एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। इसकी पीरियोडिक मीटिंग्स होती हैं और ये किसी भी ऐसी जगह के ऊपर मीटिंग कन्वीन की जा सकती है जो कि इसके वर्क को फैसिलिटेट करती हो। ये सिक्योरिटी काउंसिल अपने सब्सिडरी ऑर्गन्स भी बना सकती है, अपने रूल्स रेगुलेशंस भी बना सकती है। नॉन मेंबर स्टेट किसी भी मीटिंग को अटेंड कर सकती है अगर सिक्योरिटी काउंसिल ये महसूस करे कि उसका इंटरेस्ट एडवर्सली इफ़ेक्ट हो रहा है। आर्टिकल 32 जो पार्टीज़ हैं, पार्टी टू एनी डिस्प्यूट है, उसको इजाज़त देती है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल की मर्ज़ी से
पार्टिसिपेट कर सकती है सिक्योरिटी काउंसिल में की मीटिंग्स में, रेलेवेंट मीटिंग्स में। और इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि ये मैंडेटरी है सिक्योरिटी काउंसिल के लिए कि जो पार्टी टू द इंटरनेशनल डिस्प्यूट है उसको इनवाइट करे उस मीटिंग के लिए। सिक्योरिटी काउंसिल का सबसे पहला फ़र्ज़ ये है कि कोशिश की जाए कि बाय पीसफुल मीन्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की जाए, और इसके बारे में आर्टिकल 33 ऑफ यूएन चार्टर में बताया गया है। और इसके लिए जो मेथड्स बताए गए हैं वो दैट इंक्लूड्स मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट, रिजॉर्ट टू रीजनल एजेंसीज, फॉर एग्जांपल नेटो है, सार्क एजेंसी है। और सिक्योरिटी काउंसिल भी पार्टीज़ को इनवाइट कर सकती है अपनी मीटिंग्स में ताकि एमिकेबल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स हो सके। सिक्योरिटी काउंसिल खुद भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है डिस्प्यूट को ताकि उनके दरमियान फ्रिक्शन कम से कम रहे। अगर सिक्योरिटी काउंसिल को ऐसा महसूस होता है कि इन नियर फ्यूचर कोई ऐसा इशू है जिससे कि फ्रिक्शन बन सकती है बिटवीन डिफरेंट नेशंस एंड मेंबर स्टेट्स और विच हैज़ गॉट पोटेंशियल फॉर डिस्टर्बेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो ऐसे मामलात में कबल वक्त इक़दाम करते हुए सिक्योरिटी काउंसिल इन्वेस्टिगेट कर सकती है और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए दोनों नेशंस को या दो से ज़ायद नेशंस को कह सकती है। कोई भी मेंबर स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल या जनरल असम्बली की तवज्जो भी मबजूल करवा सकती है किसी भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स की तरफ, जो कि आम तौर पे हमने देखा होगा कि इज़राइल के मामलात में पाकिस्तान जो है वो अक्सर औक़ात तवज्जो दिलाता है सिक्योरिटी काउंसिल की या जनरल असम्बली की और मीटिंग कॉल करने के लिए कहता है, तो ये आर्टिकल 35 के अंडर कवर होता है। नॉन मेंबर भी तवज्जो दिला सकता है सिक्योरिटी काउंसिल की या जनरल असम्बली के लिए, लेकिन उसके लिए लाजिम होगा कि वो अपने आप को सबमिट करे टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पैसिफिक सेटलमेंट की जितनी ऑब्लिगेशंस हैं यूएन चार्टर में उनको कंप्लाई विद करने के लिए। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो रिकमेंडेशंस भी अपनी पास ऑन कर सकती है फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़, लेकिन लीगल डिस्प्यूट्स जो हैं उनको प्रेफरेबली रेफ़र किया जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। अगर पार्टीज़ फेल हो जाएं, नाकाम हो जाएं अपने डिस्प्यूट को अज़ खुद एमिकेबली रिज़ॉल्व करने के लिए, तो ये उन मेंबर स्टेट्स पे लाजिम है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल को इसके अंदर इन्वॉल्व करें कबल इसके कि वो खुद आपस में वॉर की तरफ जाएं। और सिक्योरिटी काउंसिल भी इस बारे में अपनी रिकमेंडेशंस देगी ताकि वो पैसिफिक सेटलमेंट के प्रोसेस से गुजर सकें फॉर देयर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सिक्योरिटी काउंसिल का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट काम ये है कि वो रिव्यू करे और हर वक्त अपने नोटिस में रखे कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किस किस किस्म की थ्रेट मौजूद है टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी और इसके ऊपर रिकमेंडेशंस दे। प्रोविजनल मेजर्स भी ली जा सकती हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अहकामात के तहत, और आर्म्ड फोर्सेस यूज़ करने से पहले किसी भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट की सूरत में प्रिवेंटिव मेजर्स ली जा सकती हैं, जिसमें कि कंप्लीट और पार्शियल इंटरप्शन ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस है, बजरिया रेल, समंदर, एयर
पोस्टल सर्विस, टेलीग्राफिक सर्विस, रेडियो कम्युनिकेशंस और किसी भी किस्म के अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस जो हैं और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ख़त्म कर देना, ये सिक्योरिटी काउंसिल कर सकती है कबल इसके कि आर्म्ड फोर्सेस को इन्वॉल्व करना पड़े टू रिज़ॉल्व एनी थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्म्ड फोर्सेस भी यूज़ की जा सकती हैं अगर सिक्योरिटी काउंसिल को ये लगे कि ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इन एडिक्वेट हो सकती हैं या वक्त साबित करे कि ये इन एडिक्वेट हैं, तो सिक्योरिटी काउंसिल ये डिसाइड कर सकती है कि बाय एयर, सी और लैंड फोर्सेस एज मे बी नेसेसरी कि इंटरनेशनल पीस को और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए। इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन, ब्लॉकेड और भी मज़ीद ऑपरेशंस जो कि बाय एयर, सी, लैंड फोर्सेस मेंबर स्टेट्स कर सकती हैं। तमाम की तमाम मेंबर स्टेट्स जो हैं वो अंडरटेकिंग देती हैं कि वो सिक्योरिटी काउंसिल की कॉल के ऊपर स्पेशल एग्रीमेंट्स करेंगे आर्म्ड फोर्सेस भेजने के लिए, असिस्टेंस के लिए, फैसिलिटीज़ के लिए, राइट टू पैसेज के लिए, जो कि नेसेसरी है फॉर पर्पस ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ऐसे जो एग्रीमेंट्स हैं उनको एज सुन एज पॉसिबल नेगोशिएट किया जाना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल से, और ये तमाम के तमाम एग्रीमेंट्स जो कि कोई भी मेंबर स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल के साथ करेगा तो ये सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन बाय सिग्नेटरी स्टेट्स होंगे इन अकॉर्डेंस विद देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। जब सिक्योरिटी काउंसिल किसी ऐसे मेंबर स्टेट को कहेगी जो कि सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर नहीं है कि वो आर्म्ड फोर्सेस भिजवाए, तो उसको ये हक है कि सिक्योरिटी काउंसिल उसको इनवाइट करे और उसको एक दफ़ा सुन ले अगर उसके कोई कंसर्न्स हैं तो। अर्जेंट मिलिट्री मेजर्स ली जा सकती हैं टू मेंटेन सिक्योरिटी एंड पीस, और इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ नेशनल एयर फोर्स किसी भी मुल्क को कहा जा सकता है कि वो मुहैया करे। इसी तरह से ये जितने प्लान्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के ज़रिए इंटरवेंशन के, ये एक मिलिट्री कमेटी बनाई जाती है और उसके तहत होते हैं, जिसके कि चीफ ऑफ स्टाफ जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उन पर मुश्तमिल होती है। हर मेंबर स्टेट की ये ज़िम्मेवारी है कि वो अपने तमाम उन एजेंसीज़ के ज़रिए, जिनके इंटरनेशनल एजेंसीज़ के ज़रिए जिनकी के वो मेंबर है, सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजंस पर अमल दरामद करवाए। मिसाल के तौर पर वो ममालिक जो कि नेटो के मेंबर्स हैं, और सिक्योरिटी काउंसिल अगर किसी ऐसे मेंबर को जो कि नेटो का मेंबर है कहती है कि किसी भी अपने फ़ैसले के पर अमल दरामद के लिए, तो उस पर यह लाजिम है कि वो अपनी उस एजेंसी जैसे कि नेटो है के ज़रिए भी उन इक़दामात का अमल दरामद कराए। म्यूचुअल असिस्टेंस की तमाम मेंबर स्टेट्स जो हैं वो गारंटी करते हैं कि वो हर किस्म की मुहैया करेंगे असिस्टेंस टू द सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असम्बली टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अगर कोई रियासत मेंबर स्टेट जो कि किसी भी किस्म की कॉल फॉर कोऑपरेशन बाय सिक्योरिटी काउंसिल से उसका इंटरेस्ट इफ़ेक्ट होता है, अपना नेशनल इंटरेस्ट जो कि इकोनॉमिक भी हो सकता है, फूड का भी हो सकता है, हेल्थ का भी हो सकता है, और वो अगर सिक्योरिटी काउंसिल से एग्जम्पशन चाहे उसके अहकामात पर अमल दरामद से, तो सिक्योरिटी काउंसिल उसको तलब करके उसको राइट ऑफ हेयरिंग ज़रूर देने की पाबंद है। अगर कोई मुल्क सेल्फ़ डिफेंस में किसी भी किस्म का कोई काम करता है
तो उसके बारे में आर्टिकल 51 में बताया गया है कि ये लाजिम नहीं सिक्योरिटी काउंसिल के लिए कि उसके ऊपर भी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस इस्तेमाल की जाए। चैप्टर 8, 10, 12 एंड 14 जो कि रीजनल अरेंजमेंट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटेरिएट से रिलेट करती हैं। It is simply a plain reading for anybody. I have covered all the important aspects of General Assembly, Security Council and the objectives and purposes of United Nations, which are very important for the purposes of MCQs. Thank you very much.